गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास सेकंड शुरू कर रहे हैं, सॉरी टैक्स का क्लास शुरू कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर डायरेक्ट टैक्सेशन और रिकॉर्डिंग क्लासेस आज से शुरू कर रहे हैं हमने। तो आज हम लोग बेसिक्स का बताएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हम लोग आज सीख रहे क्या, इनकम टैक्स बेसिक्स। फिर टैक्स, पहले टैक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। टैक्स होता है टू टाइप्स, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स टैक्स ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है सेकंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, पहले तो ये समझना है टैक्स होता क्या है। टैक्स एक्चुअली हम लोग जो पर्सन है ना, हम लोग पे करते हैं, तो हम लोग के लिए तो एक्सपेंडिचर। लेकिन ये टैक्स कलेक्ट कौन करते, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हम लोगों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, तो रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पर्सन्स। ओके, रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पर्सन्स ऑफ ए कंट्री, उसको क्या क्या बोलोगे आप, टैक्स बोलो। तो दिस इज नथिंग बट इनकम। इनकम या रेवेन्यू, इनकम या इसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू। कौन इसको कमाते, अर्न कौन करते, अर्न बाय गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एक्चुअली गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब कोई हो सकता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी, वो भी टैक्स लेता है, लोकल अथॉरिटी हो जाएगा। स्टेट भी टैक्स लेता है, स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। सेंट्रल भी लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज अर्न करते और ए पीरियड, पीरियड कभी ईयरली, क्वार्टरली, वट एवर बेसिस। ठीक है, तो बोलोगे सर गवर्नमेंट क्यों इनका टैक्स लेता है हम लोगों से। एक्चुअली गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट सर्विस किसके लिए कर रहे हैं, सर्विस किसके लिए दे रहे हैं, बोलो तो पब्लिक के लिए दे रहे हैं। तो पब्लिक को जितना सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज देता है देखो। एडुकेशन, एडुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत खर्चा करते हैं। और विदाउट एडुकेशन नेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो एडुकेशन में बहुत ज्यादा खर्चा करना हो। सेकंड, हम लोग का सभी कंट्री का ना एक बॉर्डर होता है। तो और कंट्री के अंदर सभी पब्लिक सिक्योर रहे, इसलिए डिफेंस भी होता है। और डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, सबसे ज्यादा तो डिफेंस में ही खर्चा होता है। ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस डिफेंस में खर्चा करना होता है। फिर आपका हेल्थ, इतना पब्लिक है इंडिया, देखो ना अभी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया दुनिया में। तो इतना आदमी रहता है, हेल्थ इशू होता है तो हॉस्पिटल, ये सब हेल्थ पर्पस में बहुत सारे खर्चा करना पड़ता है। फिर आपका इंफ्रा डेवलपमेंट करना पड़ता है, रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड सो ऑन। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, ये सब में भी खर्चा होता है। तो ये सब लेके ही तो एक नेशन डेवलप करेगा। और इसमें खर्चा अगर करना है तो खर्चा आप तो इंडिविजुअली तो करते ही है, वो अपने लिए करते हैं। लेकिन जो रास्ता है वो कौन करेगा, हम थोड़ी करते। हम लोग अपना घर भी ठीक से सफाई नहीं करते तो बाहर तो छोड़ो ना। तो ये सारा खर्चा कौन करेगा, रास्ता बनाना, रास्ता टूट गया तो उसको ठीक करना, नेचुरल कैलामिटी बहुत सारे है, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, इसमें खर्चा करना है, डिफेंस में रखना है। तो ये सारा खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से ही पैसा लेता है। और पब्लिक से जब पैसा लेता है, वो ये बोल के लेता है, टैक्स बोल के लेता है। और टैक्स टू डिफरेंट वे से लिया जाता है, एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा क्या, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, जैसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन समझो ना, मैं और आप, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमको फीस पे करोगे। तो आप पे किए हमको, हम आपको प्रोवाइड किए कुछ सर्विस, आप हमको पे किए, तो डायरेक्ट हो गया ना। लेकिन अगर ऐसा है कि आप हमसे सर्विस ले रहे हो या आप हमसे कुछ ये कर रहे हो, कोई आपके भी हमें कोई और थर्ड पार्टी हमको पे कर दिया,
हाँ, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी आपसे लिए और वो आपसे लेके हमको पे कर दिया, तो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया, वो इनडायरेक्टली आया ना। अगर डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पेयर पे करेगा तो उसको बोलोगे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्टली टैक्स अथॉरिटी एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी मेरा है, मेरा बर्डन, लेकिन मैंने आपको नहीं देके मेरा बर्डन किसी और पे लगा दिए और वो आपको पे कर दिया, ठीक है ना। इस तरह शिफ्ट होता है बर्डन, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स पेयर पेड किसको करते, टैक्स पेयर पेड टू टैक्स अथॉरिटी। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका हो रहा है डायरेक्ट टैक्स, टैक्स पेयर पेड इट टू टैक्स अथॉरिटी डायरेक्टली। समझ में आया। टैक्स पेयर ए पे करते टैक्स, किसको पे करते, टैक्स अथॉरिटी को पे करते डायरेक्टली, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अगर एग्जाम्पल ले, इसमें एग्जाम्पल में आएगा क्या क्या टैक्स आ सकता है। सबसे जो मेन इनकम होता है, मेन होता है इनकम टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेन डायरेक्ट टैक्स का सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है आपका इनकम टैक्स। अगर मैंने अर्न किए, यहाँ इस साल में जितना अर्न करेंगे उस पे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अर्न करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप लोग का इनकम कितना है उस पे जब टैक्स पे करोगे उसको क्या बोलोगे आप, इनकम टैक्स, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स बोलो, मैंने अर्न किए, चाहे ट्यूशन पढ़ाए, चाहे सर्विस करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, इसमें जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, उस पर हम किसको टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब टैक्स पे करेंगे, टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्ट हम पे कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये सारा ना लॉ है, एक्ट है, एक्ट के हिसाब से होता है, तो बाय लॉ चलता है इनकम टैक्स, लॉ के हिसाब से। लॉ तो 1961 में ये एक्ट आया, इससे पहले भी था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो कौन सा ईयर का एक्ट है, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया ना। तो ये हो गया इनकम टैक्स। और आपका सिलेबस में यही कवर करते हैं, डायरेक्ट टैक्स है। अभी आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, और डायरेक्ट टैक्स में ना यही आपका सिलेबस में है। और क्या टैक्स हो सकता है डायरेक्ट टैक्स में, और क्या टैक्स हो सकता है। ओके, अगर हम ले म्यूनिसिपल टैक्स, ये भी तो हो सकता है ना। तो म्यूनिसिपलिटी लेते हैं टैक्स, म्यूनिसिपलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमको सर्विस मिला तो हम टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। एक और लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली प्रोफेशनल पर्सन टैक्स नहीं देता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। आप सर्विस करोगे ना तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो ये भी आप सर्विस कर रहे हो, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। समझ में आया। तो ये तीनों हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। लेकिन आपका सिलेबस में क्या कवर करेगा बोलो, क्या बोले, आपका सिलेबस में क्या कवर करेगा, सिर्फ आपका सिलेबस कवर करते इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या बोले, इसमें टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटी को नहीं देके किसी थर्ड पार्टी को देता है, और थर्ड पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर गवर्नमेंट को देता है, मतलब टैक्स अथॉरिटी को देता है। तो इसमें टैक्स पेयर पेड इट, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स टू टैक्स अथॉरिटी। कौन पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली थ्रू थर्ड पार्टी, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली टू थर्ड पार्टी। मतलब टैक्स पेयर, मैंने टैक्स अथॉरिटी को नहीं देके, मैंने मतलब आई एम मिस्टर ए, मैंने मिस्टर बी को दिए कि मेरा ये टैक्स आप रख लीजिए,
और आप ये टैक्स किसको दे दीजिएगा, गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो इस तरह डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को नहीं देके थर्ड पार्टी के थ्रू दे रहे हैं। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ और टर्म इसमें यूज करते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स में बोलते हैं ऑरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब इनकम जो अर्न किए वही तो ओरिजिन सोर्स है ना। तो ओरिजिन जहां से है इनकम का, ओरिजिन अगर मेरा हम सर्विस आपको दे रहे, पढ़ा रहे, फीस मिल रहे ना, तो आपसे मैंने अर्न किए और हम अर्न किए, तो हमको ही टैक्स पे करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। सर क्या मतलब होता है, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल में आगे तो क्लियर होगा। जैसे जीएसटी अभी आता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, हम लोग सामान खरीदने जाते हैं या रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, ठीक है, डिनर किए, तो इसके बाद वो लोग बिल देगा और बिल के साथ जितना का बिल आया उसके साथ क्या होगा, टैक्स लेगा। तो एक प्रकार का सेल टैक्स भी बोल सकते हैं, सर्विस तो सर्विस टैक्स बोल सकते हैं, अभी सब जीएसटी में आ गया। तो मैंने एक दुकान में गया, मेडिसिन शॉप में मेडिसिन खरीदे, तो मेडिसिन खरीदने के बाद मेडिसिन शॉपकीपर वो मेडिसिन का जो वैल्यू हम खरीदे, सेल्स किए हमको, मतलब मैंने बाय किए, उस पे मान लो 10,000 का बाय किए, उसमें टैक्स हो गया मान लो 12%। तो 10,000 का 12% टैक्स हमसे ले लेगा। हम किसको देंगे बोलो तो, मेडिसिन शॉपकीपर को देंगे। लेकिन एक्चुअली मैंने एक कंज्यूम कर रहे गुड्स, मेडिसिन हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो मेरा ए टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, मेरा आई एम द कंज्यूमर, मेरा है टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन मैंने क्या, मेडिसिन खरीदने के बाद फिर टैक्स जीएसटी अथॉरिटी के पास जाएंगे, बोलेंगे देखिए इतना का मेडिसिन मैंने खरीदे थे, अब इसके लिए आप टैक्स रख लीजिए। कभी हम लोग पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोला, अब जिन्होंने आपको मेडिसिन बेचे, सेल्स किए, सेल्स गुड्स एंड सर्विस, गुड्स बेचे ना, तो जिन्होंने सेल किए उनको बोले हैं शॉपकीपर को, आप जिनको बेच रहे, जो कंज्यूम करेगा, उनसे आप टैक्स ले लीजिए और लेने के बाद ये टैक्स हमको दे दीजिए। तो मतलब शॉपकीपर को हम दिए टैक्स, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो मेरा है, कंज्यूम तो मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन कौन किसको हम दे रहे हैं, शॉपकीपर को दे रहे हैं। और शॉपकीपर मेरे बिहाफ में टैक्स किसको पे कर देगा, बोलो किसको पे कर देगा, शॉपकीपर मेरे बिहाफ में टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये इनडायरेक्टली पेमेंट हो रहे हैं, तो इसको बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्स। और एक कंजम्पशन बेस, मतलब जो फाइनली कंज्यूमर है उनको ही इस पे टैक्स बियर करना पड़ता है, शॉपकीपर नहीं। शॉपकीपर तो हमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, शॉपकीपर का खर्चा हो रहा है क्या, नहीं नहीं। मैन्युफैक्चर कुछ प्रोडक्शन किए, उसके बाद वो बेचेंगे, तो प्रोडक्शन किए हैं, तो प्रोडक्शन किए तो उन्होंने जब बेचेंगे तो हमसे कलेक्ट करेगा। वो मैन्युफैक्चर के वो सारा कुछ कंज्यूम वो खुद करेगा नहीं, वो तो बेचेगा ना। वो होलसेलर को बेचा, होलसेलर से ले लिए टैक्स, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर से फिर ले लिए टैक्स, बेचने के लिए टैक्स लग रहा है ना। फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचा, फिर कंज्यूमर से ले लिए टैक्स। तो सर इतना जैसे टैक्स ले लिए, हाँ उसमें से कुछ कम कैलकुलेशन डिटेल सीखेंगे। अब जो होलसेलर मतलब रिटेलर हमको बेचे, हम कंज्यूमर, हम किसको बेचेंगे, हम तो कंज्यूम करेंगे। तो फाइनली जो डेस्टिनेशन क्या कंज्यूमर के पास पहुंचा ना, वो कंज्यूम करेगा। तो फाइनली टैक्स कौन पे कर रहे हैं, कंज्यूमर पे कर रहे हैं। तो ये सामान का डेस्टिनेशन क्या है, कंज्यूमर है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें भी बहुत सारे टैक्स है, जीएसटी है, इसमें भी लिख लेते कुछ, इसमें क्या क्या टैक्स आएगा। एक तो हो गया जीएसटी, इसका फुल फॉर्म हम लोगों को पता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से इंडिया में लागू हुआ था बोलो तो 2017 से, जुलाई। इससे पहले जीएसटी नहीं था, बहुत सारे टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट देखा इतना सारे टैक्स, अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, अलग अथॉरिटी के पास जमा करना, सबका रूल अलग अलग है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो गवर्नमेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वन सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इस कॉन्सेप्ट से टैक्स को लेके आया। गुड्स का अलग नहीं है, सर्विस का अलग नहीं है, सब कुछ इसमें मार्ज करके एक सिंगल टैक्स लेके आया। और उस टैक्स का नाम क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे हम आपको पढ़ा रहे, सर्विस दे रहे ना, तो मेरा भी ड्यूटी होता है आपसे जो फीस है उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आपसे लेना, क्योंकि आप तो फाइनली कंज्यूमर, आप ही को तो पढ़ा रहे हैं ना। तो आपसे हम टैक्स लेंगे, फिर किसको देंगे, जीएसटी अथॉरिटी को दे देंगे। तो ये जो काम है, आप तो फाइनल कंज्यूमर, आपसे हमको मिलेगा और फिर हम टैक्स देंगे। सर हम क्या आप लोगों से जो फीस लेते टैक्स ऐड करते क्या, उसमें जब जीएसटी आप पढ़ोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, उसमें पता चलेगा सबके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही ना। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, उनके लिए तो जीएसटी लगेगा ना।
तो वो बिजनेस या प्रोफेशन उनको रजिस्ट्रेशन जब करना होता है, एक लिमिट होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, कभी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या केस है, सब कुछ एक एक करके सीखेंगे। अगर मेरे एक सर्टेन लिमिट तक टर्नओवर सप्लाई नहीं होता, हम बेच नहीं पाते, उतना सर्विस नहीं दे रहे, तो मेरे लिए एग्जाम्पशन है, मतलब मेरा इस दायरे पे हम नहीं आएंगे, तो जीएसटी ना आपसे लेंगे और ना गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन वो टर्नओवर, मेरा टर्नओवर मतलब वो फीस एक साल में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ह्यूज अमाउंट है, तो हम ऑब्वियस तो इस दायरे में हम आ जाएंगे। तो इस केस में मेरा ड्यूटी बढ़ेगा कि आपसे लेना और लेके गवर्नमेंट को देना। समझ में आया ना? तो जितना इनडायरेक्ट सब एक ही हो गया, तो इनडायरेक्ट तो एक ही होना चाहिए नहीं, तो इसमें सेंट्रल स्टेट कुछ झमेला हुआ, बोलो मेरा हिस्सा क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा। पहले कुछ टैक्स सेंट्रल का था, कुछ स्टेट का था, अब तो जीएसटी एक हो गया, तो कौन लेगा? तो जीएसटी को डिवाइड किया गया हाफ हाफ करके, आधा सेंट्रल आधा स्टेट, इस बेसिस पे चलता है। और कुछ टैक्स को इससे बाहर रखा गया जीएसटी के है। एक ही तो एक्चुअली पहले लेके आने का एक ही मोटिव था कि सारा इनडायरेक्ट को एक कर ले, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो सब कोई एग्री नहीं हुआ, सब स्टेट एग्री होगा तभी ना हो पाएगा, तो एग्री नहीं हुआ था, इसके कारण कुछ टैक्स को इससे बाहर अभी भी रखा गया, तो अलग से पे वो होता है, बट मैक्सिमम क्या हो गया, इसके साथ मार्ज हो गया। तो इसमें और एक टैक्स आ रहा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में, एक हो गया कस्टम, कस्टम ड्यूटी। कस्टम क्या होता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगता है, अगर बाहर हम बेचेंगे तो ये ड्यूटी लगेगा, यहाँ इंपोर्ट करेंगे बाहर कंट्री से तो ये ड्यूटी लगेगा। कस्टम क्यों नाम है, एक कस्टम मतलब ये प्रचलित है। हम लोग अगर देखें, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में फिफ्थ सेमेस्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सॉरी कस्टम क्या होता है, पहले ना इस तरह कंट्री डिवीजन नहीं था। ये देखो कि इंडिया के अंदर अलग बहुत सारे किंगडम चलता था, एक एक प्रोविंस होता था, एक जगह कोई राजा चलाते, दूसरी जगह कोई और है। तो एक एक राजा का जो एरिया, राज्य मतलब, ठीक है ना, उनका जो प्रोविंस है, उस प्रोविंस उस प्रोविंस से उन्हीं राजा का जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। इसी तरह दूसरा प्रोविंस में कोई और राजा आते हैं, उनका चलता है। तो एक जगह मतलब बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्शन होता है, दूसरी जगह प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान है तो डिजर्ट एरिया ज्यादा है, तो उसमें उतना ज्यादा एग्री प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ वहाँ का भी कुछ स्पेसिफिक एग्री प्रोडक्ट होता है, लेकिन राइस एटसेट्रा बहुत कम होता है, या बहुत सारे और भी प्रोडक्ट जो वहाँ कम होता है। तो राजस्थान एरिया में राइस टाइस को किसी और एरिया से लेके जाते, तो जो बिजनेसमैन है ना, एक राजा का एक एरिया में ज्यादा प्रोडक्ट है, कोई बिजनेसमैन हुआ का है, वो दूसरे राजा के पास जाते थे कि आपका स्टेट में हम ये सामान बेचना चाहते हैं, और राजा को कुछ भेंट देते थे। राजा वो भेंट लेके उनको बोलता है ठीक है, मेरा इस राज्य में आप इसको बेच सकते हो। तो जो भेंट देने का हैबिट वो उसी टाइम से चलते रहा। अब बाद में स्टेट बना, इंडिया मतलब कंट्री बन गया, और 1947 के बाद तो हम लोग डिवाइड भी हो गए। फिलहाल ये जो इंडिया, अब फिर इंडिया का मतलब बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर लॉ आ गया है ना, उसमें लॉ में बहुत सारे लॉ है। ओके, तो जनरल लॉ है, इंडस्ट्री लॉ है, कंपनी लॉ है, इस तरह टैक्स लॉ है। तो कस्टम में क्या हो रहा है, तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर पूरा इंडिया, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं, अगर इंडिया से बाहर कोई सामान बेचने जा रहे हैं तो उस केस में कस्टम अथॉरिटी कस्टम ड्यूटी लेगा। और कोई बाहर से इंडिया में कुछ लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, उस पे ड्यूटी लगेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगता है, और गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगता है। कुछ और है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है, और भी है कुछ, ठीक है, एक्साइज एक्सेट्रा कुछ बाहर अभी भी रखा गया है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ना जीएसटी में उसको इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए सेपरेटली एक्साइज एक्सेट्रा लगता है। बट जनरली इतना हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। बट हम लोग अभी क्या सीखेंगे, हम लोग अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स सीखेंगे। डायरेक्ट टैक्स में भी सारा डायरेक्ट टैक्स नहीं, कौन सा डायरेक्ट टैक्स सीखेंगे, ये आपका इनकम टैक्स सीखेंगे, ठीक है ना? यस। तो ये हो गया आपका टैक्स। अब टैक्स में क्या लिखे थे, इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये सब रेवेन्यू क्यों अर्न करते हैं, या रेवेन्यू अर्न करने के लिए
गवर्नमेंट डिफरेंट वे से टैक्स कलेक्शन करते। हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ बिजनेस चलाता है, कंपनी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कंपनी होता है ना, उससे भी कुछ प्रॉफिट अर्न करते। गवर्नमेंट कुछ सर्विस देता है, उससे भी कुछ अर्न करते। इस तरह गवर्नमेंट बहुत सारे अर्न करते। सोसाइटी चलाते, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ चलाते, उन लोगों ने अर्न करते। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खोजे, उसमें खोले, उसमें फीस भी लेते थोड़ा बहुत, है ना। तो थोड़ा बहुत अर्न तो होता है, लेकिन मैक्सिमम मेजर खर्चा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे मेजर एक्सपेंसेस कौन पे करते हैं? गवर्नमेंट पे करते हैं। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम में से एक हो गया आपका टैक्स इनकम गवर्नमेंट का। अब ये दो कितने तरह का बोले, दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में अपना बार्डन है, टैक्स हमको पे करना होगा, हम इसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इस अपना बार्डन, टैक्स लायबिलिटी जिनका, उनका बार्डन डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना होता है, टैक्स अथॉरिटी को। अपना बार्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं करा सकते, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट कर देते, मैंने आपको बेचे, आप फिर किसी और को बेचोगे, आप फिर उस पर चार्ज कर लोगे, है ना। फिर वो और किसी और को बेचेगा, उस पर चार्ज कर लेंगे। तो डेस्टिनेशन तक चार्ज होते जाएगा और गवर्नमेंट को पे करते जाएंगे। लेकिन लेकिन फाइनली जो कंज्यूमर है, उन्होंने फिर किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट करेगा? वो नहीं कर सकते। तो फाइनली कंज्यूमर या डेस्टिनेशन जहाँ था, वहीं से टैक्स कलेक्ट होता है और पे कोई और कर देता है, ठीक है ना। इस वजह से इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो, ये समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स का डिटेल्स। इनकम टैक्स में क्या सीखेंगे? अब पॉइंट अप लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 2 लिखो। इनकम टैक्स कौन सा ईयर से बोले थे? 1961, ठीक है। इनकम टैक्स का मतलब टैक्स पेबल ऑन इनकम अर्न बाय पर्सन। क्या हो गया आपका? इनकम टैक्स का मतलब टैक्स कौन पे करेगा? पेबल बाय, कौन पे करेगा बोलो? पर्सन। टैक्स पेबल बाय पर्सन ऑन इनकम, किस पे करेगा? इनकम, उनका जो इनकम है उस पर टैक्स पे करेगा। क्या इनकम पे डेली डेली टैक्स पे होगा? आज आपसे फीस मिला, आज फिर उसमें से कुछ गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे कर देंगे इनकम टैक्स ऑफिस में जाके। फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ मिला, फिर नेक्स्ट मंथ में, ऐसे नहीं होता है। इनकम टैक्स वन टैक्स होता है, सिंगल टैक्स, वन टैक्स, सिंगल टैक्स। मतलब पूरा ईयर का डिफरेंट सोर्स से इनकम हम कर रहे हो। कुछ बिजनेस से कर रहे हो, कुछ सैलरी से कर रहे हो, कुछ किसी को रेंट पे दिए कर रहे हो, हाउस प्रोवाइड इनकम। इस तरह डिफरेंट सोर्स से आप इनकम कर रहे हो। उस सारा इनकम ऐड करके जो भी टोटल इनकम आएगा, और एक एक दिन का नहीं, पूरा ईयर का जो इनकम आएगा, उस पे एक बार में आपको जाके टैक्स पे करना होगा। तो इसीलिए टोटल इनकम पे अलग अलग टैक्स नहीं लग रहा है, सिंगल टैक्स लग रहा है ना। और हम पे आप एक बार में जाके करो, साल के अंदर 3-4 बार जाके पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वन टाइम पे करना, सॉरी, टोटल इनकम पे एक ही टैक्स पे करना होगा। इंडिविजुअली एक एक इनकम पे टैक्स नहीं, कि सैलरी से इतना दे देते हैं अलग से, फिर कुछ किसी को एसेट्स बेचे, प्रॉफिट हो गया, उस पे अलग से दे देते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टोटल इनकम पे टैक्स पे करना होगा, सिंगल टैक्स, ठीक है ना। तो टैक्स पेबल बाय इनकम पर्सन, तो इनकम फिर बोले कब पे करेंगे? फॉर द प्रीवियस ईयर। क्योंकि मान लो अभी ईयर चल रहे हैं, तो अभी ईयर चल रहे, एंड होगा तभी ना पता चलेगा कितना इनकम अर्न किए, ठीक है ना। तो ईयर जो प्रीवियस ईयर एंड हो गया, उसी ईयर का ही टैक्स अभी देंगे, है ना। जब देंगे वो असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं। जिस ईयर का इनकम कैलकुलेशन करके टैक्स देंगे, वो प्रीवियस ईयर का। तो ऑलवेज हम लोग कौन सा ईयर का इनकम कैलकुलेशन करते हैं? टैक्स पेबल बाय पर्सन ऑन इनकम ऑफ बोलो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। अच्छा, हम लोग का इंडिया में ना फिनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से, पता है आप लोगों को। 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड होगा कब बोलो तो 31 मार्च। तो अब भी हम लोग, आप लोग जो एग्जाम दोगे ना, उसमें आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2023-24, क्योंकि मार्च 24 कंप्लीट हो गया, अभी तो अप्रैल आ गया ना। तो ये जो 23-24, इस प्रीवियस ईयर का इनकम कैलकुलेशन करेंगे फॉर द प्रीवियस, ना इन असेसमेंट ईयर, इन असेसमेंट ईयर। इसमें हम लोग कुछ टर्म लिख लिए। असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में, अब बोलो प्रीवियस ईयर एंड हो गया, अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो जिस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2024, 2025। तो ऑलवेज हम लोग इनकम टैक्स पे करते
असेसमेंट ईयर में एसेस करते मतलब कैलकुलेशन करते, एसेस करना, ठीक है, कैलकुलेशन करते, पहले इनकम एसेस करते, कौन सा हेड, कौन सा सोर्स से कितना इनकम, इसमें सोर्स नहीं हेड्स, आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, वो हेड से टोटल कितना इनकम होगा उस पे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर टैक्स एसेस करें, सॉरी पहले इनकम एसेस करेंगे, फिर उस इनकम पे टैक्स एसेस करेंगे, और टैक्स एसेस करके टैक्स पे करेंगे। तो कौन सा ईयर में एसेस करेंगे, असेसमेंट ईयर, और आप लोग के लिए असेसमेंट ईयर एग्जाम में यही रहेगा, कौन सा ईयर रहेगा, 24-25। और इस असेसमेंट ईयर में कौन सा ईयर का आप टैक्स पे करोगे ना, प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्या आएगा आपका एग्जाम में ना, 2023-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने कितना इनकम अर्न कर चुके, तो ईयर कंप्लीट हो गया ना, अब पता चलेगा मेरा कितना इनकम हुआ, तो उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे। कौन पे करेगा, पर्सन पे करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स। तो इसमें हम कुछ पॉइंट पे ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सब पॉइंट आगे अभी डिस्कस करेंगे, क्लियर होना चाहिए। टैक्स तो सबसे लास्ट कैलकुलेशन करेंगे, पहले देखेंगे पर्सन कौन है, ठीक है ना, और फिर देखेंगे इनकम में क्या क्या इनकम आएगा, इनकम तो क्या क्या इनकम उसमें है। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये तो अभी बता दिए, जिस ईयर का इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली ईयर कंप्लीट होगा तभी ना आप इनकम ठीक से कैलकुलेशन कर पाओगे। बोलो अभी 2024-25 चल रहे, अप्रैल 1 अप्रैल हो गया ना, कि अब 24-25 मार्च में 25 जो एंड होगा उसका इनकम अभी फाइंड कर सकते नहीं, तो कैसे टैक्स पे करें। तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा तभी ना उसका इनकम कैलकुलेशन करोगे। तो प्रीवियस ईयर का ही इनकम हम लोग कैलकुलेशन करते, कब करते, करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में। तो सिंपली करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। करंट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हमको कैलकुलेशन करना होता है, और प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर का इनकम और टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जिस ईयर में कर रहे हो गया असेसमेंट ईयर, जिस ईयर का कर रहे हो गया आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट पे और ध्यान देना है, एक तो बोले पर्सन, दूसरा क्या है, इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या, पर्सन। तो पर्सन में कितना तरह का पर्सन होता है, एक तो टैक्स बोल रहे हैं, टैक्स बोल रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। पर्सन में कौन कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन जो है उसको बोलोगे इंडिविजुअल। फर्स्ट पर्सन मतलब इंडिविजुअल, हम आप, ठीक है ना, हम सब क्या है, इंडिविजुअल है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस ए, मिसेस बी, मिस सी, ये सब कौन है, इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स। तो इसमें हम एग्जांपल मिस्टर ए, मिसेस बी एंड सो ऑन, ठीक है। मिस्टर, मिसेस, मास्टर, मिस, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इंडिविजुअल पर्सन, हाँ, अब ये इंडिविजुअल हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर हो, ये इंडिविजुअल हो सकता है किसी फार्म का मालिक हो। उससे क्या मतलब है, दे आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जब अपना टैक्स पे करेगा तो इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से उनको टैक्स पे करना होगा। सेकंड हो गया आपका HUF, फुल फॉर्म हिंदू, हिंदू अनडिवाइडेड। अगर टैक्स पेमेंट के टाइम मेरा फैमिली का, मी, माई वाइफ, माई चिल्ड्रेन, फिर मान लो मेरा चिल्ड्रेन्स चिल्ड्रेन हो सकता है, आई एम द कर्ता ऑफ द फैमिली, और हम लोग टैक्स पे करते इंडिविजुअली, पूरा फैमिली को एज ए पर्सन मान के। तो उस केस में आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाएगा। अगर अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से आप एक करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे टैक्स पेमेंट के टाइम, तो उस फैमिली का कितना इंडिविजुअल मेंबर्स है वो मेंबर्स होगा, लेकिन फैमिली का टोटल इनकम पे इनको टैक्स पे करना होगा। तो हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखो आप इसमें, कंपनी। थर्ड पर्सन कौन है, पता है, कंपनी, है ना। तो कंपनी इसमें प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, व्हाट एवर द कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो जितना भी कंपनी, कंपनी एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है,
लेकिन कंपनी को सेपरेट स्टेटस दिया जाता है, पर्सन में गिना जाएगा। सारा आर्टिफिशियल को कुछ और अलग से रखेंगे, लेकिन इसमें इसको कंपनी ट्रीट करेंगे। तो पर्सन में एक तो हो गया इंडिविजुअल, पर्सन में हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन में कौन आ गया, इसमें कंपनी आ गया। फोर्थ, कंपनी के बाद लिखो फार्म। फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म, ठीक है ना। एक पार्टनरशिप फार्म है, पार्टनरशिप में एक्स वाई जेड तीनों मिलके एक फार्म की है। अच्छा, कंपनी को अगर एग्जांपल ले ले, अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लिख सकते हैं फैमिली ऑफ, फैमिली ऑफ मिस्टर ए, मिसेस ए, मास्टर ए, मिस ए, ये सभी मिलके एक फैमिली है। तो ये फैमिली का एक इंडिविजुअल यूनिट माना जाएगा, मतलब टोटल कंप्लीट फैमिली को अ, एक पर्सन माना जाएगा, उसको ये बोल के पर्सन माना जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके। थर्ड, कंपनी, कंपनी में ले लेते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। और आप ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है। फिर आपका सो ऑन, बहुत सारी कंपनी, लाख मतलब कितना, हजारों कंपनीज है इंडिया, उसमें से प्राइवेट लिमिटेड को भी ले ले तो कितना सारे कंपनी। तो इस तरह कंपनी फर्म, तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये तीन मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो फर्म में आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। यस, तो ये चार हो गया, फोर्थ टाइप पर्सन हो। फिफ्थ, फिफ्थ लिखो ए ओ पी एंड बी ओ आई, दोनों एक ही साथ, एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, एओपी बीओपी। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी का मतलब क्या हो रहा है, बोलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एंड पीओआई का मतलब बॉडी, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब एक कंपनी स्ट्रक्चर भी होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इसी तरह कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना गया, ये भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बॉडी नाम से भी बोलते हैं और एसोसिएशन बोलते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए ओ पी, एसोसिएशन ऑफ था पर्सन, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बी ओ आई। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मान लो एक क्लब है, लोकल एक क्लब है, से लायंस क्लब। तो लायंस क्लब में इंडिविजुअल मेंबर्स है, सारा इंडिविजुअल मेंबर्स मिलके ही तो क्लब बनाया था, तो उसको क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे पर्सन मेंबर्स है, पर्सन, ये भी एसोसिएशन, लेकिन इसमें इसमें इंडिविजुअल भी मेंबर्स हो सकता है, एचयूएफ भी मेंबर्स हो सकता है, कंपनी भी मेंबर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो एक कोऑपरेटिव बैंक, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कंपनी भी मेंबर्स है, जिसमें फार्म भी मेंबर्स है, इंडिविजुअल भी मेंबर्स है, एचयूएफ भी मेंबर्स है। तो इसमें पर्सन मतलब सारा पर्सन आ रहा है, ठीक है ना। और ये सारा पर्सन उसमें है और उसका एसोसिएशन बना है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो बन रहे ना बहुत सारे पर्सन का एसोसिएशन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, और लेकिन इसमें सिर्फ इंडिविजुअल है, एचयूएफ कंपनी एक्सेट्रा नहीं है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है, तो इसीलिए इसको क्या बोले, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आया समझ में। नेक्स्ट लास्ट वन, और दो है, एक मिनट, 6 नंबर में हो रहे आपका लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है आपका,
लोकल अथॉरिटी जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी, उत्तरपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी, हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी होता है तो इसको बोलोगे लोकल अथॉरिटी। और फाइनली एक और, अदर आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब अदर आर्टिफिशियल जुडिस, अदर आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, सब अदर आर्टिफिशियल पर्सन। अदर आर्टिफिशियल पर्सन्स, तो ये सारा पर्सन्स हो गया। अदर आर्टिफिशियल पर्सन्स में कौन आ सकता है? इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गया, इसमें आपका कुछ और भी बहुत सारे आ सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर पर्सन्स। तो पर्सन में कितना सारे पर्सन्स हो रहे बोलो? एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है, एक कंपनी, एक फार्म, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? ठीक है ना। लोकल अथॉरिटी में कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगा। तो अदर आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होगा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का देखो उसके कैंपस इधर उधर बहुत सारी जगह हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, अदर आर्टिफिशियल पर्सन, यस। तो ये सारा पर्सन हो गया। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस इधर देखो क्या लिखे थे, एक तो पर्सन, पर्सन हो गया हम लोग। सेकंड आ जाता है इनकम। तो इनकम में .4, हेड्स ऑफ इनकम। इनकम करने का बहुत सारे सोर्स है ना। कोई ब्रोकर का काम करते दलाली मिलता है, कोई एजेंट बन जाता है तो कमीशन मिलता है, कोई सर्विस करते तो सैलरी मिलता है, कोई प्रॉपर्टी भाड़ा पे देता है तो रेंट मिलता है, कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना। कुछ एसेट्स बेच के कुछ प्रॉफिट आ सकता है, कोई बैंक में जमा रखे इंटरेस्ट मिला, कोई कंपनी में शेयर्स खरीदे डिविडेंड मिला। तो इस तरह बहुत सारे सोर्स है, और इस सारा सोर्स को 5 अलग अलग हेड में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये सारा सोर्स को, सोर्स तो बहुत सारे हो सकता है, एक हेड के अंदर बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन उसको जब टैक्स अथॉरिटी बोल रहे, जब कैलकुलेशन करोगे, ये 5 हेड के अंदर ही आपको दिखाना होगा इस इनकम को। कौन सा हेड में क्या आएगा वो आपको समझना है। उसके हिसाब से 5 हेड्स में डिवाइड कर दोगे, और ये 5 हेड्स को जोड़ लोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। और वो टोटल इनकम पे कुछ फिर छूट दिया जाता है आपको, डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो बाकी इनकम पे टैक्स पे करोगे। तो इसमें पहले समझते हैं हेड्स ऑफ इनकम क्या, फिर इसके बाद आएगा टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट ए लिखते, हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट हेड, सबसे पहले जो हेड करोगे वो कुछ नहीं, सैलरी हेड है। फर्स्ट हेड का नाम क्या है आपका? फर्स्ट हेड का नाम क्या बोलो? सैलरी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी। लिखोगे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट हेड का नाम क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये समझना है, सैलरी इनकम में किसका इनकम को दिखाओगे? तो इनकम अर्न बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, इनकम अर्न बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग सर्विस। बोलो आप जॉब कर रहे हो तो आपको अब तो सर्विस दे रहे हो ना, किसको दे रहे हो? एम्प्लॉयर को दे रहे हो। तो एम्प्लॉयर ये जो सर्विस आप दे रहे हो, इसके बदले में जो रिटर्न दे रहे हैं वो क्या है? आपका सैलरी। तो यह एक टीम लिखते, एक टर्म लिखते, इनकम, इनकम अर्नड बाय, कौन अर्न कर रहे हैं? बाय एम्प्लॉय। कौन अर्न कर रहे हैं? एम्प्लॉय। किससे अर्न कर रहे हैं? फ्रॉम एम्प्लॉयर। इनकम अर्न बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। और ये जो एम्प्लॉयर से इनकम अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयर से इनकम अर्न कर रहे हैं फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग सर्विस, सर्विस दिए, ठीक है ना।
मैंने जो सर्विस किए, एक महीना काम किए वहां, कुछ जो भी है, अगर अकाउंटेंट है अकाउंट्स का काम किए, है ना। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग प्लान है किए, इंजीनियरिंग काम किए, ठीक है ना। जो जो काम है, जिसको जो काम है वो काम किए, दिए, और उसके बदले में जो रिटर्न मिला उसको आप क्या बोलोगे? सैलरी। इसमें आपको जनरली कैश मिलता है, सिर्फ कैश नहीं, कुछ फैसिलिटीज भी मिल सकते हैं ना। तो क्या क्या फैसिलिटीज उसके लिए एम्प्लॉयर दिए, और क्या कितना पेमेंट आपको दिए, सबको ऐड करके सैलरी इनकम आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सैलरी इनकम। आप एक चीज ध्यान देना, ऑलवेज एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, इलेक्ट नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, तो इलेक्ट नहीं। तो जो एमपी एमएलए, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, अभी इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन। अभी जो इलेक्शन होगा इसमें हम लोग एमपी को क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट कर रहे हैं तो फिर देखोगे वो लोग पार्लियामेंट में जाके डिबेट करेगा, पार्लियामेंट में, और वहाँ बहस करेगा, बहुत कुछ होगा, झमेला होता रहता है ना उन लोग का, लड़ाई। तो क्यों लड़ाई करते हैं? वो अपना एरिया के लिए लड़ते हैं। और वो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है कि हम लोग का एरिया से इस आदमी को चुना गया, वो आप हम लोग का एरिया का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ है, इसके लिए कोई भी फ्यूचर में क्या प्लान करना है, सब कुछ वो वहां जाके बताएगा। और सेंट्रल से वहां से डिसीजन लिया जाएगा, प्लान किया जाएगा कि यहाँ के लिए क्या किया जाए। ये सब के लिए हम लोग भेजते हैं आदमी को। तो हम लोग इलेक्ट करके भेजे ना। तो इनको जो वहां से सैलरी मिलता है, गवर्नमेंट देता है ना, उसको आप सैलरी नहीं बोलोगे, है तो इनका, लेकिन वो सैलरी नहीं बोलोगे, क्योंकि मेन रिलेशन समझो, इलेक्शन और सिलेक्शन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करते? सिलेक्शन करते। लेकिन एमपी एमएलए को हम लोग क्या करते? इलेक्ट करते। कभी होगा ऐसा, मेरा बिजनेस है, हमको एक स्टाफ रखना है, अकाउंट्स का काम करने आना चाहिए, और थोड़ा बहुत टाइपिंग का काम आना चाहिए। अगर ऐसा आता है, हम एक आदमी को रखेंगे, 20,000 रुपये मंथली सैलरी देंगे। इसके बाद बोलोगे हम लोग वोट दे के इनको भेज देते, क्या हम उसको मान लेंगे? अरे इससे कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, तो हम इसमें पेपर में नोटिस देंगे, या अपना जान पहचान सब आदमी को बताएंगे, भाई हमको एक आदमी रखना है, आप लोग के पास है तो बताइए। तो इसमें से 5-6 आएगा, उसमें से सबका इंटरव्यू प्रोसेस, एग्जाम, सब कुछ लेके जो बेस्ट हमको लगेगा उनको ही तो हम सिलेक्ट करेंगे ना। तो इसमें सिलेक्शन मैटर करता है, इलेक्शन मैटर नहीं करता है, बस इतना ध्यान देना। जहाँ सिलेक्शन होके कोई एम्प्लॉय बना है, तो जैसे आप यूपीएससी एग्जाम दिए, आईएएस बन गए, तो इसके बाद आपको सैलरी मिलेगा। आप इलेक्ट नहीं हुए, आप सिलेक्ट हुए ना। लेकिन वो एमपी एमएलए इलेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को कंसिडर नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड हेड। सेकेंड हेड हो रहा है आपका, सैलरी के बाद आएगा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सेकेंड हेड इनकम क्या हो रहा है आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका घर है, 2-3 घर है, एक विलेज में है, एक कलकत्ता में है, एक मुंबई में है, एक कश्मीर में है, चारों तरफ घर करके रखे। कुछ हाउस भाड़ा पे दे दिए, कुछ हाउस बिजनेस के लिए भाड़ा पे दिए, किसी हाउस रहने के लिए भाड़ा पे दिए, और एक हाउस पे खुद रहते हो। और ये सब हाउस से कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है, कहीं पे इनकम, कहीं पे एक्सपेंसेस हो रहा है ना। तो इससे नेट आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कितना है? तो इनकम अर्न बाय ओनर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। हाँ, एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी अगर बेच दी उससे भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। लेकिन वो बेच दी, ओनरशिप चला गया, तो उस केस में वो कैपिटल गेन बोल के एक हेड है। ऐसे प्रॉपर्टी बेच के कुछ गेन होगा तो कैपिटल गेन में आएगा। तो ओनरशिप कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसमें क्या लिखोगे? इनकम अर्न बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अर्नड बाय अर्नड बाय ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओनर ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी ना। एक चीज, ओनरशिप कंटिन्यू होना चाहिए, तो फिर उनका जो इस हाउस से इनकम हो रहा है, तो उसको बोलोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे इस चैप्टर हम लोग डिटेल्स जब सीखेंगे, पता चलेगा प्रॉपर्टी से कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कितना टाइप है, एंड सो ऑन, ओनर कौन है, ये सब सीखेंगे। तो अब ये बात है, भाड़ा पे देंगे तभी ना इनकम होगा। जो भाड़ा पे देंगे उसी हाउस से इनकम होगा। अपना ही घर में खुद रहते इनकम थोड़ी होगा।
और हम किसी का घर भाड़ा पे लिए, मेरा मेरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और का हाउस है ना, हम तो रेंट पे कर रहे एक्सपेंसेस, लेकिन प्रॉपर्टी मेरा नहीं है। तो जो ओनर है उन्होंने कितना अर्न किया वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, समझ में आया। हाँ बेच दोगे तो ओनरशिप चला जाएगा, वो इसमें नहीं लिखोगे, वो कैपिटल गेन में लिखोगे। थर्ड हेड, अब हम लोग बिजनेस करते तो थर्ड हेड आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको कोई बोलता है प्रॉफिट एंड गेन सम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम, हम सब में इनकम लिख रहे हैं तो इसमें भी इनकम लिख रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, एंड प्रॉफिट एंड गेन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, थर्ड हेड। यहाँ तो समझ में आना चाहिए बिजनेस तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस है ना तभी ना बिजनेस होगा। आपका ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो फिर आपका बिजनेस इनकम कैसे आप शो करोगे लीगली? अब तो बिजनेस ओनर प्रूव नहीं कर पाओगे ना। ये जो कलकत्ता में फुटपाथ में इतना सारे बेचता है, देखो फुटपाथ में बेच रहे हैं ना इतना सारे, जो फुटपाथ में इतना स्टॉल है, फूड स्टॉल है, फिर आपका गारमेंट सब बेचता है। प्लानेट में जाओ ना, देखो फुटपाथ में कितना सेलर है, क्या उन लोग का बिजनेस है? तो बिजनेस इनकम में शो कर पाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है, ट्रेड लाइसेंस है, फुटपाथ में ट्रेड लाइसेंस कैसे हो सकता है? तो इलीगल है ना, तो बिजनेस ओनर्स नहीं शो कर सकते। लेकिन प्रोफेशनल इनकम, तो प्रोफेशनल मतलब हम लोग ये जानते हैं, अगर कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है ना, जैसे एक एक्टर है, एक क्रिकेटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब प्रोफेशनल पर्सन हम पढ़ा रहे, टीचर, ठीक है ना, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, आप लोग बिजनेस स्टडीज में या कॉमर्स में पढ़े होंगे प्रोफेशन का डेफिनेशन, लेकिन यहाँ प्रोफेशन मतलब सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये ध्यान रखना, सर्टिफाइड प्रोफेशनल। लेकिन और वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करके अर्न कर रहे हैं। मतलब अगर चार्टर्ड बन गए और चार्टर्ड फार्म खोल के बैठे तो आपका आएगा प्रोफेशन में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सर्टिफाइड हो गया ना प्रोफेशनल, सीए टैग लग गया आपका, सीए मिस्टर ए। तो ये जो सीए लग गया टैग, इसके बाद आप कंपनी ज्वाइन किए, सर्विस ज्वाइन कर लिए, तो आपको तो सैलरी इनकम में आएगा, वो प्रोफेशन में नहीं बोलोगे। लेकिन चार्टर्ड करने के बाद आप चार्टर्ड फार्म खोले, उससे फार्म में प्रैक्टिस करते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें आप ऑडिट का काम करते हो, टैक्सेशन का काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो, तो इसमें जो अर्न करोगे वो आपका प्रोफेशनल इनकम में आएगा। एक डॉक्टर, डॉक्टर तो डॉक्टर का डिग्री सर्टिफाइड होना चाहिए, एमबीबीएस, एमडी एटसेट्रा। अगर होम्योपैथी तो बीडीएस एटसेट्रा, एलो। अब फिर आपका हो गया आयुर्वेदिक में भी सब डिग्री होता है, और डिग्री है तो सर्टिफाइड होगा, नहीं तो फिर उनका इनकम इसमें नहीं आएगा। बहुत सारे देखोगे आजकल विलेज में तो ऐसे होता है, वो एक एक डॉक्टर के यहाँ 20 साल काम किए, एज ए हेल्पर, कंपाउंडर बोलते हैं ना, वो 20 साल काम किए, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है सब देख के, डॉक्टर कैसे रिकॉग्नाइज करते, डॉक्टर कैसे करते, हेल्प करते करते इतना एक्सपर्ट हो गए, और विलेज में जाके वो चेम्बर खोल के बैठ गए, और वहां से कम पैसा लेके, और गरीब आदमी ज्यादा होता है विलेज सब एरिया में, उतना पैसा देकर डॉक्टर दिखा नहीं पाते। तो वो पैसा जो अर्न करे, वो जो कंपाउंडर, ना तो कोई डिग्री है, ना एमबीबीएस, ना एमडी, ना कुछ डिग्री है, लेकिन वो तो कमा रहे हैं ना, तो उसको लेकिन इसमें नहीं डालोगे। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर है और फिर वो हॉस्पिटल में सर्विस करता है तो सैलरी में आएगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो प्रोफेशनल के लिए समझना होगा, वो सर्टिफाइड होना चाहिए। एक लॉयर सर्टिफाइड होता है ना, एलएलबी होता है। इसी तरह एक सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, डिग्री होता है। लेकिन हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा क्या डिग्री होना चाहिए था कि हम आपको ट्यूशन पढ़ा पाएंगे? कोई कंपल्सन है क्या? हम सर्विस जब करने जाएंगे तो है कि आपका एम मास्टर्स होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए प्रोफेसर के लिए, तो एक होता है, तो वहां तो सैलरी मिलेगा, वो तो प्रोफेसर में नहीं। तो मेरा ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्या डिग्री होना चाहिए? बोलो, इसका कोई है कि ये डिग्री है तो ये पढ़ा पाओगे? ऐसा कुछ होता ही नहीं। इतना फेल स्टूडेंट्स वो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन तक, 12 पास किए, इसके बाद आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन वो भी आईआईटी पढ़ा रहे। बहुत सारे फेमस आदमी है इसमें। आनंद कुमार, हाँ बाद में उन्होंने ऑनररी बहुत सारे डिग्री किए होंगे, लेकिन जब शुरू किए थे सुपर 30, पता है ना मूवी जो आया था, तो उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाते थे और इतना फेमस बन गए थे। तो इसीलिए ना, इसको हम लोग प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे। हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर मेरा ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड है तो ट्रेड बिजनेस हो जाएगा, और नहीं है तो फिर किसी और हेड में दिखाएंगे। समझ में है ना?
तो इनकम अर्न बाय बिजनेस, इनकम बाय बिजनेस एक्टिविटीज of business by businessmen and professional certified professionals by rendering service. सर्विस मतलब वो कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं ना, बाय बाय रेंडरिंग सर्विस, और उसके अगेंस्ट में क्या मिलता है उनको, कंसल्टेंसी फीस मिलता है। तो ये जो अर्न कर रहे हैं वो हो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलो क्लियर है? तो इसी तरह एक्टर एक्ट्रेस प्रोफेशन तो बोलते, लेकिन क्या डिग्री जरूरी है कि अरे एक ग्रेड मूवी तो ये डिग्री होना चाहिए, टेली सीरियल में काम करे तो ये डिग्री होना चाहिए, कुछ नहीं। तो फिर प्रोफेशनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल कैसे बोलो? तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल बोल नहीं सकते हो, तो रहने दो भाई। जहां सर्टिफाइड है तो उस केस में इशू करना। क्लियर है ना? यस। फोर्थ, नेक्स्ट है इसमें कैपिटल गेन। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये क्या है कैपिटल गेन? ना प्रॉपर्टी एसेट्स बेच के कुछ गेन प्रॉफिट होता है, लॉस भी हो सकता है। इनकम टैक्स में मतलब ये नहीं बोलो कि आप प्रॉफिट है तो टैक्स दो, लॉस हो तो कुछ नहीं करो, नहीं। लॉस भी दिखाएंगे, इनकम से लॉस माइनस करके जो नेट इनकम उस पर टैक्स पे करेंगे। और अगर नेट इनकम आया ही नहीं, लॉस आ गया, तो टैक्स तो नहीं भरेंगे। लेकिन ये जो लॉस रह गया ना, वो गवर्नमेंट बेनिफिट देते टैक्स ऑथोरिटी। नेक्स्ट ईयर में जब इनकम करेंगे ना, पहले का लॉस आगे सीखेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉर लॉसेस, वो चैप्टर वाइज जाके करके सीखेंगे हम लोग। तो फिलहाल कैपिटल गेन मतलब गेन फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, गेन फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ प्रॉपर्टी बोल के यहां लिखो कैपिटल एसेट्स। क्या बेच रहे? एसेट्स बेच रहे, गुड्स नहीं। गुड्स बेच रहे तो बिजनेस होता ना। तो अगर कैपिटल एसेट्स बेच रहे तो कैपिटल एसेट्स क्या है, सब कुछ डिटेल सीखेंगे कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब सीखेंगे चैप्टर में, जब डिटेल। एक एक चैप्टर है हेड, एक एक चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर। सैलरी तो सबसे लेंथी है, बिजनेस प्रोफेशन भी लेंथी है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी ठीक है, कैपिटल गेन भी ठीक है। ओके, तो चार हेड आ गया, पांच हेड बोले थे ना, तो लास्ट हेड में आ जाते। लास्ट हेड है, ये चार छोड़ दो, ये चार हेड आप रिकॉग्नाइज कर लिए कौन सा हेड में कौन सा इनकम आएगा। ये चार छोड़ के बाकी सभी इनकम कितना भी सोर्स हो जाए वो सब आ जाएगा फिफ्थ हेड में। उसका नाम दोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या हो गया आपका? लास्ट हेड हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी जितना भी सोर्स है उसको बोलोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसको आप क्या बोलोगे? एनी अदर इनकम विच आर नॉट फॉल इन अबव फोर हेड्स। वो सभी इनकम को कौन सा हेड में डाल दोगे? फिफ्थ हेड में डाल दोगे। तो इनकम नॉट फॉल इन अबव फोर हेड्स आर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम नॉट फॉल इन above four heads of income, इसको आप क्या बोलोगे? अदर सोर्सेस हेड में डाल दोगे। ठीक है ना? तो एक बार समझ लो, फाइव हेड्स ऑफ इनकम, और सीक्वेंस यही होना चाहिए। फर्स्ट हेड सैलरी, सेकंड हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ हेड क्या? कैपिटल गेन, और लास्ट हेड क्या? अदर सोर्सेस। सैलरी मतलब बोले जो एम्प्लॉयर से अर्न किए फॉर सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, कौन अर्न किए? एम्प्लॉय। वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। और एम्प्लॉयर खुशी से आपका बर्थडे में कुछ गिफ्ट दे के गए, ठीक है ना, तो फिर वो क्या? फॉर रेंडरिंग सर्विस नहीं, तो फिर कुछ और हेड में आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया ये। और इसके में सर्विस मतलब क्या है, इसमें सिलेक्शन मैटर करता है। सिलेक्शन पे पता चलेगा वो सैलरी में आएगा या नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं, कहीं पे इलेक्शन है तो इसमें कंसिडर नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड हेड। सेकंड हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप मालिक हो हाउस प्रॉपर्टी का, उस हाउस में से किसी को भाड़ा पे दिए तो इनकम होगा। अब खुद रहोगे तो लॉस आएगा। आएगा भाई, लॉस आने दो, सिर्फ इनकम शो करोगे क्यों? लॉस भी तो शो करोगे। तो ये हो गया सेकंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फिर थर्ड, अब बिजनेस कर रहे हो, रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, तभी बिजनेस इनकम में दिखाओगे। ट्रेड लाइसेंस नहीं है, बिजनेस कितना भी कर लो, आपका बिजनेस में नहीं आएगा।
आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो। तो अगर बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस जिस दिन से आ जाएगा उसके बाद वो बिजनेस में शो करोगे। समझ में आया? प्रोफेशन, सर्टिफाइड प्रोफेशनल पर्सन अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, वो खुद वो सर्विस फार्म खोल दिए, या डॉक्टर चेम्बर में बैठे लॉयर कंसल्टेंट से एक फार्म खोल कर दिए, तो अपना किसी को आप लोग का प्रॉब्लम है, कोर्ट में जाते हो तो लॉयर का हेल्प लेते हो, वो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, आपको जो लीगल हेल्प कर रहे हैं, कोर्ट में जाके करना, आपके लिए लड़ना, ये सब करना, वो तो उनका काम है, वो सर्विस दे रहे हैं आपको, उसके अगेंस्ट में जो अर्न कर रहे हैं, ये सब प्रोफेशन में आ जाएगा। ठीक है ना? तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, एटसेट्रा कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब सर्टिफाइड पर्सन जो अर्न करते हैं उसको कहाँ दिखाओगे? प्रोफेशनल इनकम में। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया आपका कैपिटल गेन। अगर आपका कुछ कैपिटल एसेट्स है, जमीन है बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, शेयर खरीदे थे बेच दिए, ये सबसे जो गेन आएगा, ज्वेलरी था बेच दिए, ठीक है, ये सबसे जो गेन आएगा उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल गेन। एंड ये चार छोड़ के बाकी जो भी रहेगा, बाकी कुछ भी रहे, पाएगा अदर सोर्सेज में। लॉटरी विन किए, अदर सोर्सेज, ठीक है, केबीसी में पार्टिसिपेट किए, जीत गए, अदर सोर्सेज। अभी आईपीएल चल रहा है, देखो कितना सारे बेटिंग करता है। बेटिंग क्या वैलिड है? क्या नहीं, कुछ तो लीगल है एक्चुअली, उसको गेम बोल के कर चलाते, गेम शो, रियलिटी शो, ये सब वैलिड है। लेकिन बेटिंग बोलोगे तो एक एक दो बेटिंग वैलिड है, बाकी इलीगल है। अब हॉर्स रेस में बेटिंग कर सकते हो, लीगल ही होता है, ठीक है ना? कोलकाता में हॉर्स रेस होता है ना, इस तरह बहुत जगह हॉर्स रेस होता है, जो हॉर्स पार्टिसिपेट करता है, जॉकी उसको लेके पार्टिसिपेट करते हैं, और जो विन करते हैं उनको ह्यूज प्राइज मनी मिलता है। उस घोड़ा पे जो भी बेटिंग किए थे उसको भी पैसा मिलेगा, और जो उस पे नहीं लगा वो हार जाएगा तो उसका पैसा गया। इस तरह होता रहता है। तो इसमें अदर सोर्सेस, बैंक में जमा था, इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है? और कोई आपको कुछ गिफ्ट किया, आपका तो इनकम हो गया, कोई गिफ्ट किया, आपका इनकम हो गया, वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। तो इस तरह जितना भी अदर इनकम है, तो अब अगर आपका बिजनेस इनकम है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप इनकम अर्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो अदर सोर्सेज में दिखा दो फिलहाल। ठीक है ना? तो ये सारा, तो ये सबको कहाँ दिखाओगे? अदर सोर्सेस में दिखा दोगे। और ये 5 हेड्स इनकम जोड़ के क्या आएगा? आपका टोटल इनकम आ जाएगा। क्या क्या होगा? ये 5 हेड इनकम जोड़ लोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो। आपको मिलेगा टोटल इनकम। ओके। अब आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम। इस इनकम, ये तो इनकम देख लिए चारों हेड। एक एक हेड के अंदर ना एक चीज और बता रहा हूँ, सोर्स और हेड में बहुत अंतर है। हेड तो 5 हेड के अंदर ही आएगा, सोर्स हजारों सोर्स हो सकता है, और एक एक हेड के अंदर बहुत सारे सोर्स हो सकता है। जैसे अदर सोर्सेस के अंदर तो आधार मतलब बहुत सारे तो है, समझ में ही आ रहा है। कैपिटल गेन, इसमें बिल्डिंग से भी हो सकता है, इसमें ज्वेलरी से भी हो सकता है, इसमें शेयर से भी हो सकता है। सोर्स तो अलग है ना, लेकिन है तो एक हेड। बिजनेस और प्रोफेशन एक ही हेड है, लेकिन वो बिजनेस से भी हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सन का भी हो सकता है, अलग अलग सोर्स हो सकता है, लेकिन है तो हेड सेम। बिन हाउस प्रॉपर्टी, 3 4 हाउस है, 4 हाउस का 4 सोर्स हो गया। ठीक है? तो सोर्स एक हेड के अंदर बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हेड एक एक करके 5 हेड के अंदर ही वो आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस। अब आ जाते टैक्सेबल इनकम कैसे करेंगे, मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम में दो टोटल इनकम है, ग्रॉस और नेट। तो इनकम में पॉइंट ए लिखे थे ना, यस, अब पॉइंट बी लिखते, पॉइंट बी में लिखते टोटल इनकम में दो इनकम होते हैं, ग्रॉस टोटल एंड नेट। नेट, ग्रॉस एंड नेट टोटल इनकम। क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्रॉस इनकम और नेट टैक्स, नेट टोटल इनकम। तो जो 5 हेड लिखे थे इसके लिए फॉर्मेट करेंगे। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ किसी पर्सन का करेंगे ना, चाहे इंडिविजुअल, चाहे फार्म, चाहे वट एवर। अब टोटल इनकम ऑफ पर्सन, उनका स्टेटस होता है, वो चैप्टर अभी नहीं सीख रहे हैं। रेसिडेंस स्टेटस देखेंगे, वो चैप्टर नेक्स्ट सीखेंगे। तो स्टेटस भी लिखा जाता है। इसके बाद कौन सा असेसमेंट ईयर में कर रहे? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 25
ऑलवेज असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का इनकम करते, तो फॉर द असेसमेंट ईयर के लिए 24-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, इसका इनकम कैलकुलेशन करोगे 24-25 में। राइट साइड फिलहाल 2 कॉलम कर रहे, एक एक हेड का डिटेल्स इनर कॉलम करोगे, और एक एक हेड का एक एक चैप्टर है, हम लोग सीखेंगे आगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। पर्टिकुलर्स है अमाउंट रुपीज, अमाउंट, ओके। फर्स्ट हेड वो लोग क्या लिखे थे, वही 5 हेड पहले लिखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई अगर सैलरी अर्न किए तो, और सैलरी चैप्टर में डिटेल्स सीखेंगे, उसमें क्या क्या सैलरी में लेंगे, क्या क्या एग्जाम्प्टेड है, टैक्स नहीं पे करना होगा सैलरी पे, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। डिटेल्स एक चैप्टर है सैलरी हेड का, उस डिटेल्स ना फर्स्ट इनर कॉलम में कर लेंगे, करके फाइनल जो इनकम आएगा उसको आउटर कॉलम, इसलिए इनर कॉलम। इनर कॉलम में कहीं पे डिटेल्स कैलकुलेशन है कर लेंगे, फिर जो नेट इनकम सैलरी आउटर कॉलम। सेकेंड, सेकेंड हेड क्या बोले थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपका प्रॉपर्टी है, तो इससे जो अर्न करोगे वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आ जाएगा। थर्ड इनकम, इनकम फ्रॉम, बोलो क्या बोले थे, बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड हेड क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड, फोर्थ हेड क्या बोले थे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फोर्थ हेड क्या था, इनकम फ्रॉम, ये सब का डिटेल्स करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब सीखेंगे। शॉर्ट टर्म कर लिए, फिर लॉन्ग टर्म के टोटल करके आउटर कॉलम, इस तरह एक एक हेड का डिटेल्स करेंगे। डिटेल्स के लिए जितना 2 कॉलम हो सकता है 2 कॉलम कर लेंगे, और एक एक हेड का फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम लेंगे। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये 5 हेड सबका एक एक चैप्टर आएगा, मतलब 5 चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर से मार्क्स फिर वही मिलेगा, 10-10 मार्क्स का इस तरह चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर छोड़ के। तो ये जोड़ लोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में GTI। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। राइट, बोलो समझ में आया। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ छूट आपको दिया जाएगा। बोल रहे आप कुछ जमा करो, ठीक है, बैंक में जमा करो, फिक्स डिपॉजिट करो, पोस्ट ऑफिस में जमा करो, इस तरह लाइफ इंश्योरेंस पे करो, कुछ खर्चा करो, कुछ डोनेट करो, आपको कुछ छूट दिया जाएगा इससे, इस इनकम से। उसके लिए एक चैप्टर है, इसमें लिखोगे डिडक्शन, आपको कुछ डिडक्शन अलाउ किया जाए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6 क्यों, एक्चुअली 5 हेड 5 चैप्टर सीखेंगे, इसके बाद डिडक्शन आएगा। इसमें एक्चुअली सेक्शन होता है, अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U तक बहुत सारे डिडक्शन, 80C 80D 80G एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ डिडक्शंस। तो हम लोग इनसाइड कैलकुलेशन करके फाइनली फाइनल कॉलम में उसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसको ये भी बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम, मतलब इतना इनकम पे आपको टैक्स पे करना हो। समझ में आया, यानी कि टोटल एक एक हेड से अलग अलग टैक्स दोगे, सिंगल टैक्स बोलने से ना, वन टैक्स, इनकम टैक्स इज वन टैक्स। डिफरेंट सोर्स को 5 हेड्स में लेके आ जाओगे, जोड़ लोगे, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। उससे आपको कुछ छूट दिया जा रहा है, डिपॉजिट करोगे तो 80C, कहीं पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो 80C, फिर कहीं पे 80D 80DD DDB एंड सो ऑन, बहुत सारे डिडक्शंस है।
80 इसी से लेके ATU चैप्टर 6A में, ठीक है। और ये डिडक्शन सारा लेस कर दोगे, आएगा टैक्सेबल इनकम। और इसको अगर कुछ ए आ रहा है राउंड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर लेते, उसके लिए एक सेक्शन लगा देते, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A और 288B हो जाएगा। अगर टैक्स टैक्स कैलकुलेशन है, टैक्स इनकम को राउंड अप करोगे तो 288A, और ये राउंड अप करोगे मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। 296 है तो 300 कर लोगे, ठीक है ना। 250 300 कर लोगे, 250 से बिलो है तो हटा दोगे। इस तरह राउंड अप करके मल्टीपल्स ऑफ 10 में आप करोगे, क्लियर। 282 तो 280 कर लोगे, 289 तो 290 कर लोगे। इस तरह मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड अप कर लेना। तो ये था, हम लोग देखे इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है, समझ में आया ना। और इस इनकम के बाद ये जो टोटल इनकम किस पे टैक्स कैलकुलेशन करना होगा, टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा इनकम पे टैक्स पे करना होगा, टैक्सेबल इनकम। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम का डिटेल सीखेंगे एक एक करके। फिलहाल हम लोग रूल सीख रहे हैं। 5 हेड्स जोड़ लोगे, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, इससे कुछ रिडक्शन से माइनस कर दोगे तो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। और ऐसे इनकम पे आपको टैक्स पे करना होगा। ओके, बोलो पॉइंट समझ में आया। अब आ जाते टैक्स पे करेंगे तो क्या रेट से टैक्स पे करेंगे, रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन फिर बाद में सीखेंगे, टैक्स लायबिलिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। ये पॉइंट लिखे थे, ये था हेड्स ऑफ इनकम, अच्छा पॉइंट 4 था ना। अब पॉइंट 5, अब देखेंगे पॉइंट 5 टैक्स क्या रेट से टैक्स पे करना हो। पॉइंट 5 टैक्स स्लैब या रेट ऑफ टैक्स, टैक्स स्लैब या रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पीस जब टैक्स स्लैब सीख रहे हैं तो एक बेसिक रेट क्या होता है वो समझेंगे। पहले पहले बेसिक एक रेट। अच्छा अभी हम लोग फिलहाल इंडिविजुअल का सब कर रहे हैं, और HUF का भी समझ लेना हो रहा है। हम लोग इंडिविजुअल के हिसाब से सोच रहे हैं। फॉर इंडिविजुअल पॉइंट A इसके अंदर, फॉर इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल के लिए इसके अंदर भी 3 कैटेगरी अलग अलग आएगा। क्या 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 आ रहा है इसमें, एक इंडिविजुअल में पॉइंट A, अच्छा ये तो लिखे थे इधर, तो इसमें 1 कर लेते। ओके, अगर किसी का एज 60 से बिलो है, मतलब सीनियर हो जाता 60 एज होने से, तो नॉट सीनियर सिटीजन, तो पर्सन एज बिलो 60 ईयर्स, इसके लिए देख रहे हैं इसमें जिनका एज बिलो 60 ईयर्स। अब इसमें फिर 2 चीज है, एक ओल्ड रिजिम है, एक न्यू रिजिम है। सर ये ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम इतना कुछ, एक्चुअली पुराना रेट के हिसाब से भी कुछ चलता है, और एक न्यू रिजिम अभी न्यू कुछ आया। अब गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी बोल रहा है आप दोनों रिजिम में से आप न्यू भी अप्लाई कर सकते हो, आप पुराना भी कर सकते हो। आप ओल्ड के हिसाब से भी पे कर सकते हो, न्यू के हिसाब से भी पे कर सकते हो। आपको लगेगा इसमें मेरा बेनिफिट है टैक्स, उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। न्यू है तो न्यू अप्लाई करो, ओल्ड है तो ओल्ड अप्लाई करो। तो हम लोग को दोनों सीखना होगा। अब बोल रहे हैं आप दोनों में से जिस ऑप्शन को आप करोगे उसके हिसाब से टैक्स पे करोगे, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम लोग ये जो लिख रहे हैं ओल्ड रिजिम, यहाँ लिख लेते हैं इसमें ओल्ड रिजिम ऑफ टैक्स। मतलब ये आपका ओल्ड रिजिम के अंदर आ रहा है। तो इसमें टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या बेसिक रेट ऑफ टैक्स लिख रहे हैं ना, इसमें एक स्लैब बोले, स्लैब मतलब, अच्छा यहाँ का जो ये स्लैब है ना प्रोग्रेसिव होता है ना, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। तो इसमें प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट बढ़ेगा, इनकम का तो कम है तो टैक्स कम है, इस तरह स्लैब होता है। तो अप टू, इसमें बोल रहे हैं अगर आपका इनकम अप टू 2,50,000 है इन ईयर, प्रीवियस ईयर में आपका इनकम कितना आ गया, 2,50,000 तक इनकम आया, तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, आपका रेट ऑफ टैक्स नील।
रेट ऑफ टैक्स नहीं तो 0% तो क्या 0 हो जाएगा। ये जो 250 है इनके लिए माना जाता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब इतना इनकम पे छूट है, आपको टैक्स नहीं देना है। ओके, इसको क्या टर्म बोलते हैं, इसको बेस, इसको एक बार लिख लेते हैं, बेसिक मतलब सबके लिए रूल होता है 250 आप अर्न कर लो, अगर 60 से कम है तो आपको तो एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। और 2,50,000 से अगर बढ़ गया तो रेट आएगा, रेट बढ़ जाएगा, रेट आएगा कुछ और उससे भी एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाएगा और रेट बढ़ जाएगा, इस तरह स्लैब है। अबव 250, अबव 2,50,000 से कहां तक, अगर 5 लाख तक आपका इनकम आया, अबव 250 से 5 लाख तक इनकम आया, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा कितना, 5%। मतलब 250 से ज्यादा है और 5 लाख के अंदर आपका इनकम है, 4 लाख इनकम है, बोलो 4 लाख तो 250 तक तो आपको देना नहीं होगा, बेसिक एग्जाम्पशन देना ही नहीं है। 250 से 4 लाख तो कितना है अब, 1.5 लाख। वो जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा उस पर कितना परसेंट टैक्स पे करोगे, 5%, ठीक है ना। अगर आपका मान लो 3 लाख इनकम है, 250 से एक्स्ट्रा कितना, 50,000, 50,000 पे 5%, 250 तक आपको देना ही नहीं है टैक्स, समझ में आया। और अगेन 5 लाख से इंक्रीज कर गया तो रेट और बढ़ जाएगा, above 5 लाख टू 10 लाख, above 5 लाख से कितना 10 लाख तक टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 20%। सोचो 5% से कहाँ चला गया, एकदम छलांग लगा दिए, 5 से 10, 15 नहीं, एकदम 20% हो गया। अगर बाई चांस आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया तो 5 लाख से जितना अबाव है 10 लाख तक कितना 20% देना पड़ेगा। अच्छा आपका इनकम अगर 8 लाख है तो क्या होगा, ओके, 5, 5, 250 पे तो नहीं लगेगा, नहीं, 8 लाख तो फिर 250 से 5 लाख मतलब 2.5 लाख पे 5% लगेगा, और 5 लाख से 8 मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा उस पर 20% लगेगा, समझ में आ रहा है ना। और फिर 10 लाख से अब हो गया तो 10 लाख से कितना भी अब हो जाए 30% आपको टैक्स देना होगा। तो अब रुपीज 10 लाख, 3 लाख से अब कितना भी हो जाए आपका टैक्स रेट आएगा कितना, 30%। ये था आपका किसके लिए बोलो, नॉर्मली इंडिया में जो भी पर्सन्स है जिनका एज 60 से कम है, ठीक है, 60 और अबव हो गया तो सीनियर सिटीजन, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है, उनके लिए थोड़ा सा चेंजेस है। और 80 और अबव हो गया तो सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए और कुछ रिलीफ है, उनके लिए भी थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये जो रेट ऑफ टैक्स दिए ना इसको बोलते हैं टैक्स स्लैब। स्लैब मतलब चेंज होते, इंक्रीज हो रहा है तो आपका टैक्स रेट बढ़ते जा रहा है, इस तरह स्लैब के हिसाब से टैक्स फाइंड करना है। बोलो समझ में आया, तो कैसे करोगे, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जिनका 60 ईयर्स है, ये 60 ईयर्स नहीं 60 से कम है, 250 तक इनका बांट किया तो किसी को और उस पर टैक्स नहीं देना होगा। 250 से एक्स्ट्रा हो गया तो टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, 250 से 5 लाख के अंदर आपका इनकम आया तो उसमें 250 से जितना अब अप टू 5 लाख उसमें 5% दोगे। और अगर 5 लाख से अब हो गया तो 250 से 5 लाख तक तो 5% देंगे, और 5 लाख से अब जितना 10 लाख तक 20% देंगे। और आपका 10 लाख से ज्यादा 12 लाख 15 लाख इनकम है तो हाँ 10 लाख तक तो 5, 10 के हिसाब से कर लेंगे, और 10 लाख से जितना अब उस पर 30% कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया किसके लिए बोलो, इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अब आ जाते हैं अगर वो सीनियर सिटीजन तो क्या होगा, 2, अगर फॉर सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन तो इसमें एज क्या होना चाहिए, 60 ईयर्स और अबव, 60 भी हो सकता है या उससे अबव, बट लेस देन 80 ईयर्स। क्या एज हो रही है इसमें बोलो, यहाँ क्या बोले थे, लेस देन बिलो 60 ईयर्स है ना, या फिर बिलो 80 लिख सकते हो। 60 हो गया और या उससे अबाव, लेकिन उनका एज अभी तक 80 आया नहीं तो उनको सीनियर सिटीजन बोलोगे। और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, ये जो 250 था ना वो
मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उसको 3 लाख कर दिया गया, 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा। तो बस इसके बाद एज इट इज है, तो लिखो इसमें अप टू कितना, और बोलो कितना बोले, अप टू 3 लाख उनको टैक्स नहीं देना है। मतलब उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा, 3 लाख। जैसे कोई 60 से बिलो, उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या बोले थे, 250 ना, लेकिन इनके लिए क्या हो जाएगा, 3 लाख। तो फिर अबव 3 लाख, अबव 3 लाख टू, यहाँ आ जाओ, फिर इसके बाद 5 लाख था ना, 3 लाख से 5 लाख तक उनका रेट क्या रहेगा, 5%। आगे सब सेम है, ठीक है। 250 तक था, 250 से 3 हो गया, बस पास में इतना ही चेंज। फिर 3 से 5, फिर 5 से 10, और 10 से अब बाकी एज इट इज है। अबव रुपीज 5 लाख टू कितना, 10 लाख, 5 लाख से अबव हो गया, लेकिन 10 लाख तक तो उनका रेट क्या हो जाएगा, बोलो 20%। और अबव रुपीज 10 लाख है, 10 लाख से अब कितना भी हो जाए, उनका रेट क्या हो जाएगा, 30%। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलीफ होगा ना, मतलब 50,000 तक एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा। 50,000 5%, तो 2,500 तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना। ये इनकम पे बेनिफिट है, 50,000 तक इनकम पे बेनिफिट है, तो टैक्स बेनिफिट कितना, वो तो 5% का कम हो गया। 5% में 50,000 का कितना, 2,500, मतलब इनको यस 2,500 टैक्स बेनिफिट दिया गया। ओके, बोलो समझ में आया। अब आ जाते, अगर इनका एज 80 और अबव हो गया तो सुपर सीनियर सिटीजन, थर्ड लिखो, फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन में क्या कौन आएगा, जिनका एज 80 ईयर्स और अबव कितना भी साल जिए, ठीक है, 80 से और अबव जितना भी साल जिए, तो उनको माना जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। और इनके लिए ना 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब फर्स्ट और सेकंड इसके लिए देखो, यहाँ तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से अबव है तभी टैक्स लगेगा। ओके, तो यहाँ लिख दो अप टू रुपीज 5 लाख, अप टू रुपीज 5 लाख नील। और क्या होगा, अबव 5 लाख टू 10 लाख, अबव 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट आएगा, 20% डायरेक्ट आ जाएगा। और अबव 10 लाख, अबव 10 लाख तो कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। ये हो गया टैक्स स्लैब ओल्ड रिजिम, पुराना रिजिम के हिसाब से, ठीक है। सर ओल्ड रिजिम मतलब क्या ना, आपको आपके पास दो ऑप्शन है, तो ओए से टैक्स फाइंड करो, जिसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा वही आप पे करो उस, लेकिन पहले आप ऑर्डर, मतलब असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पे करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, अप्लाई करोगे, वो फिर उसमें और आपको अप्रूव कर देगा कि ठीक है ओल्ड रिजिम, तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में ही देना पड़ेगा। और फिर आप न्यू रिजिम अप्लाई कर दिया, न्यू रिजिम ऑप्ट हो गया, तो आपको न्यू में ही देना पड़ेगा। तो बेटर होगा आप दोनों ऑप्शन कर लिए, जिसमें देखिए आपका टैक्स कम हो रहा है वही पे करोगे, उसके हिसाब से ऑर्डर लगाओगे, ठीक है ना, और उसके हिसाब से अप्लाई करोगे तो उसको अप्रूव मिल जाएगा, उसके हिसाब से टैक्स असेस करके पे करोगे। तो दोनों ऑप्शन के हिसाब से सीखना है। तो ओल्ड रिजिम मतलब पहले से आ रहा था, और आप न्यू कुछ लेके आए, तो न्यू जो लेके आए तो एज पर न्यू रिजिम अब फिर लिखेंगे टैक्स एज पर, सॉरी उससे पहले कुछ और लिख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक इनकम में ना सेपरेटली टैक्स चार्ज किया जाता है, उनका रेट अलग है। स्लैब तो सब में फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इनकम है, इसमें 5 जोड़ लिए थे ना, मतलब अदर सोर्सेस में लॉटरी इनकम आ जाएगा। लॉटरी अगर इनकम आन की है तो गवर्नमेंट बोलते है उसमें 30%, ठीक है ना। तो कुछ इनकम है जिसमें टैक्स रेट स्पेसिफिकली बता दिया कि इसमें इतना परसेंट टैक्स देना होगा, तो उस पर पहले कर लेंगे उतना परसेंट, फिर इसके बाद स्लैब में आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक टैक्स रेट किस पे है वो देखेंगे। तो लिखो सम स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम। ये तो स्लैब के हिसाब से देखोगे टोटल इनकम पे, लेकिन उस टोटल इनकम में कुछ स्पेसिफिक इनकम अगर इंक्लूड है तो उसका स्पेसिफिक रेट से टैक्स फाइंड करोगे, ये स्लैब से बाहर लेके आओगे, ठीक है ना। उससे पहले कर लोगे, तो आप एक पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट है ना, स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम। ये लिखो स्पेसिफिक
specific rate of tax on specific income। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इनकम उस पर सेपरेटली टैक्स रेट बता दिए, उसके हिसाब से आप करोगे। तो क्या क्या स्पेसिफिक इनकम है जिसमें स्पेसिफिकली रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है? तो इसके लिए देखते हैं, एक मिनट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इनकम आ सकता है। एक लिखो, ऑन कैजुअल इनकम, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम क्या होता है समझाएंगे। इसमें रेट है 30%। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, गेम शो, रियलिटी शो, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब विन किए, ये सब में जो इनकम होता है उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। उस पर कितना परसेंट टैक्स है? 30%। लॉटरी इनकम, गेम शो, गेम, आजकल गेमिंग बहुत सारे होता है ना, उससे इनका बांट कर रहे हो। लॉटरी, गेम शो, रियलिटी शो, टीवी में इतना रियलिटी शो चलता है, सिंगर, सिंगिंग, डांसिंग, फिर आपका केबीसी एंड सो ऑन, बहुत सारे, बिग बॉस, बहुत सारे होता है ना। जो पार्टिसिपेंट होता है उन्होंने जो अर्न करते, प्राइज विन करते, रियलिटी शो, हॉर्स रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रॉसवर्ड पजल्स, है ना, ये सबसे जो इनकम अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना परसेंट देना होता है? 30%। सोचो, अब लॉटरी अगर 1 करोड़ का जीते ना, उसमें 30% टैक्स लेगा, उसके सरचार्ज भी है, बहुत कुछ है, आगे सीखेंगे। तो ये हो गया टैक्स रेट, समझ में आया? सेकंड, आप केबीसी विन किए तो उस पर 30% आपका टैक्स लग जाएगा। सेकंड, दूसरा कुछ स्पेसिफिक है क्या? यस, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बोले थे ना, प्रॉपर्टी बेच के गेन, कैपिटल एसेट्स। और लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, हम लोग कैलकुलेशन उस चैप्टर में सीखेंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, गेन तो प्रॉपर्टी एसेट्स बेच के गेन आया था, तो इसमें रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 20%। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए, मतलब शेयर लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज, एनएससी, बीएससी, ये सब सुने ना, उसमें जो कंपनी लिस्टेड है उसका शेयर आप बाई सेल किए, गेन आया, तो उसको छोड़ के, अदर देन, अदर देन लिस्टेड, लिस्टेड शेयर्स, ठीक है। कैपिटल गेन में अगर लिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म है तो उसको छोड़ दो, उसके लिए अलग है। तो कैपिटल गेन कुछ और, ज्वेलरी बेचे, बिल्डिंग बेचे, जमीन बेचे, इसमें गेन आया, तो इस पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा आपको? 20% टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में? थर्ड, अगर ये लिस्टेड शेयर्स है तो फिर इसमें क्या होगा? लॉन्ग टर्म, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म गेन लिस्टेड शेयर्स। अगर लिस्टेड शेयर्स है, अदर देन लिस्टेड शेयर्स को तो 20%। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो इसमें क्या होगा ना, इसमें रेट लगेगा 10%। अगर इफ गेन above ₹1 लाख एंड सम रूल्स आर देयर प्रोविजंस, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल ये स्पेसिफिक रेट सीख रहे हैं, क्या रेट है। अगर लिस्टेड शेयर्स है, 1 लाख से ज्यादा आप अर्न किए, तब ये जो एक्स्ट्रा अर्न किए उसमें टैक्स रेट लग जाएगा, कितना परसेंट? 10%। अगर 1 लाख तक अर्न किए तो उसमें नहीं लगेगा। समझ में आया? बट अदर देन लिस्टेड से ज्वेलरी एक्सेट्रा जितना भी गेन होगा उस पर कितना परसेंट? 20% देना पड़ेगा। और कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स है लॉन्ग टर्म, तो इस केस में इतना। और फोर्थ, और ये लिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म है तो फिर टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड शेयर्स,
शॉर्ट टर्म गेन अगर लिस्टेड शेयर से, तो इस केस में जितना भी गेन आया था उस पर 15% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म लिस्टेड शेयर से तो 15% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कुछ और है, ज्वेलरी एटसेट्रा, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं, वो स्लैब में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स, मतलब ये तो स्लैब के हिसाब से करेंगे, लेकिन उस टोटल इनकम पे, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स फाइंड करेंगे। तो पहले देख लियो उसमें कुछ लॉटरी इनकम है 1 लाख का, तो पहले जो मतलब टोटल इनकम 8 लाख है, उसमें लॉटरी था 1 लाख, तो 1 लाख पे 30% अलग कर लो, और 8 लाख में से 1 लाख पे टैक्स हो गया, तो बाकी जो 9 लाख है, 7 लाख, उस पे ये स्लैब आएगा 250 नील, 250 से अबव एंड सो ऑन। इस तरह उसके हिसाब से स्लैब के हिसाब से रेट के हिसाब से टैक्स फाइंड करोगे। बोलो बोलो, समझ में आया? तो ये था आपका क्या था आपका ना, ओल्ड रिजिम टैक्स रेट। अब न्यू रिजिम है, न्यू रिजिम में क्या रहा रेट ऑफ टैक्स, वो एक बात देख लेते हैं। न्यू रिजिम टैक्स, एज पर न्यू रिजिम रेट ऑफ टैक्स, पी लिखते, रेट ऑफ टैक्स न्यू रिजिम, इसमें सेक्शन लगता है सेक्शन BCA, BAC 115 BAC 115 BAC, इस सेक्शन के हिसाब से न्यू रिजिम लागू हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें रेट में ना बहुत सारे रेट लेके आए, अप टू 3 लाख। अच्छा ये समझ लेना, ये जो लिख रहे हैं ना असेसमेंट ईयर आपका क्या है, 24-25, शुरू में बोले थे ना, ये 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए है। यस, अच्छा ऊपर एक बार लिख देते, ये जो रेट ऑफ टैक्स लिखे ना, ये क्या लिखे, फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25, कौन सा असेसमेंट ईयर, 24-25 का, ठीक है ना। एक तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से सीखे। अब आ जाते हैं न्यू रिजिम, इसमें क्या बोला, अप टू ₹3 लाख, 3 लाख तक अगर आपका इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर 3 लाख से ज्यादा हो रहे हैं, अब ₹3 लाख टू 3 का डिफरेंस देखोगे, 5 लाख नहीं है, 3 लाख टू 6 लाख, ठीक है, इसमें 5% आ जाएगा। फिर ₹6 लाख टू, फिर 3 लाख का डिफरेंस, 9 लाख रुपीज है, सब में रुपीज होगा, इसमें आपका 5% और बढ़ जाएगा, कितना, 10%। फिर अबव ₹9 लाख, 9 लाख टू 9 से फिर 3 जोड़ोगे, कितना आएगा बोलो, 12 लाख। तो इसमें रेट हो जाएगा 15%, 5% करके बढ़ते जा रहे हैं। अबव ₹12 लाख टू 15 लाख, 12 में 3 और जोड़ोगे, कितना, 15 लाख, इसमें हो जाएगा कितना, 20%, और 20 के बाद 25 नहीं है, डायरेक्ट 30। और अबव 15 लाख कितना भी इनकम हो जाए, अबव ₹15 लाख, अब इसके अबव कितना भी हो जाए, करोड़ों भी हो जाए, उसमें रेट ऑफ टैक्स लगेगा कितना, 30%। तो ये था न्यू स्लैब, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से न्यू स्लैब, ठीक है। 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है, 3 लाख से 6 लाख 5% टैक्स देना है, 5 से, अब सॉरी, 3 लाख से 6 लाख 5% देना है, 6 से ऊपर हो गया 9 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 3 लाख पे 10% देना है, 9 से ऊपर हो गया 12 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 3 लाख पे फिर 15%, 12 से 15 लाख के ऊपर जितना इनकम है उस पर 20%, और 15 से जितना इनकम होगा ज्यादा, उस पर आप टैक्स पे करोगे कितना परसेंट, 30%। तो ये न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स, ओके। लेकिन लेकिन हम लोग जो ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड किए थे, डिडक्शन माइनस किए थे, तो वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से, लेकिन न्यू रिजिम में ना बहुत सारे डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता है, और एक एक हेड्स ऑफ इनकम में भी बहुत डिडक्शन मिलता था, वो सीखेंगे जब हेड्स, तो पता चलेगा। वो न्यू रिजिम में डिसअलाउ किया दिया, मतलब टोटल इनकम में न्यू रिजिम में ज्यादा बढ़ जाएगा टैक्सेबल इनकम, ओल्ड रिजिम में डिडक्शन ज्यादा मिलता था, कम था। तो इसीलिए देखा जाए, कभी कभी ओल्ड में बेनिफिट होता है, कभी न्यू में बेनिफिट होता है। अगर अगर इस तरह नहीं होता तो न्यू में ही बेनिफिट होता ना, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब देखो बहुत सारा है, बट कुछ डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है।
इसीलिए पहले ओल्ड रिजिम का डिटेल्स सीखेंगे तभी न्यू रिजिम कर पाएंगे, क्योंकि क्या क्या डिडक्शन ओल्ड में मिलता था, क्या उसमें न्यू में नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन का आइडिया होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो आज हम लोग ये सीखे, इसके बाद हम लोग कुछ और सीखेंगे, टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन कैसे होगा। ये देखिए स्लैब से टैक्स आ गया बस उतना है नहीं, उसके बाद साथ भी बहुत सारे और कुछ सीखेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग फिलहाल इतना कुछ सीखे, एक बार इसको हम डिस्कस करेंगे शुरू से डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके यस, अब आ जाते हैं टैक्स में हम लोग क्या सीखे आज। टैक्स में हम लोग आज क्या सीखे, एक टैक्स मतलब रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट अर्न करते, क्यों अर्न करते, गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस से लेके एग्रीकल्चर से लेके एडुकेशन से लेके हेल्थ से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, ठीक है, ये सारा कुछ देखता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसके लिए हम लोग उससे टैक्स लेते हैं। ओके, और टैक्स कैसे लेता है, दो तरह का लेने का प्रोसेस होता है, कि डायरेक्टली लेते हैं आपसे, या आपको डायरेक्ट आपसे नहीं लेके आपको किसी और के थ्रू से ले रहे हैं आपसे, तो क्या डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर डायरेक्ट टैक्स में हम लोग का भी सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स क्या होता है ना, टैक्स पेबल बाय पर्सन ऑन इनकम अर्न्ड बाय पर्सन, कौन सा ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में, और असेसमेंट ईयर में इसके लिए टैक्स पे करोगे। अब लोग के लिए असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 24-25, और प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 23-24। और इनकम टैक्स में इस जो प्रीवियस ईयर, इसको फिनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, 23-24 फिनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट ईयर 24-25। फिर 24-25 जब फिनेंशियल ईयर होगा तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। तो ये तो आपका ईयर, और इनकम टैक्स में अब अप्रैल से शुरू होता है ईयर, और नेक्स्ट मार्च में एंड होता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर शुरू हुआ था अप्रैल से प्रीवियस ईयर, और मार्च में एंड हुआ नेक्स्ट, और असेसमेंट ईयर नेक्स्ट अप्रैल से शुरू हुआ आगे एंड होगा, ठीक है। नाउ अब इसमें देखते हैं पर्सन, तो कौन कौन पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। पर्सन को इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन को 7 अलग अलग कैटेगरी, 7 अलग अलग पर्सन बताया गया कि ये सारा पर्सन को पर्सन काउंट करोगे। एक तो हो गया इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो सकता है। एक अगर फैमिली के हिसाब से एक इंडिविजुअल फैमिली के से एक यूनिट बन के अगर वो टैक्स भरते, पूरा फैमिली मेंबर्स लेके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना जाएगा, वो फैमिली का एक टैक्स लाइबिलिटी पे होगा, ठीक है ना, वो फैमिली हो गया पर्सन। फिर कंपनी, ठीक है ना, और एक फार्म हो गया, पार्टनरशिप फार्म हो गया। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों ही एसोसिएशन और दोनों सब बहुत सारे पर्सन या बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक एसोसिएशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक हो गया लोकल अथॉरिटी, ठीक है, और एक हो गया अदर आर्टिफिशियल पर्सन। ये सबको छोड़ के जितना भी आएगा सबको बाकी अदर आर्टिफिशियल पर्सन में डाल दोगे। क्लियर है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एटसेट्रा अदर आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा, लोकल अथॉरिटी कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, ये सब इसमें आ जाएगा। एसोसिएशन पर्सन क्या हो जाएगा आपका, बहुत सारे पर्सन, बीसीसीआई है ना, क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया का बीसीसीआई है ना, उसमें क्या सिर्फ इंडिविजुअल रहता है क्या, नहीं, उसमें इंडिविजुअल्स भी रहता है, क्लब भी रहता है, कॉर्पोरेट भी रहता है, बहुत सारे रहता है ना। उसके अंदर स्टेट का एसोसिएशन रहता है, जैसे सीएबी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल भी बीसीसीआई के अंडर में है, क्रिकेट एसोसिएशन ओडिशा, क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र, सबका एक होता है, वो सब भी इसके अंदर होता है। तो बहुत सारे पर्सन, मतलब चाहे इंडिविजुअल, कंपनी, फार्म, एसोसिएशन, वो सब मिलके अगर एसोसिएशन है, एसोसिएशन पर्सन बोलोगे। और सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलके एसोसिएशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलोगे। क्लब्स इसमें इसके अंदर एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये सारा पर्सन है, और ये सारा पर्सन अगर अर्न किए उनको टैक्स पे करना होगा। तो इनकम फिर देखेंगे, इनकम नेक्स्ट, इनकम में इनकम बहुत सारे सोर्सेस में आता है, लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोला अब जब टैक्स फाइलिंग करोगे, अब हम आपको बताते थे 5 हेड के अंदर ही दिखाओगे, कोई भी इनकम सोर्स हो ये 5 हेड के अंदर ही ना कहीं हेड में आएगा। उस हेड में उस इनकम को दिखाओगे और 5 हेड जोड़ लोगे, टोटल इनकम होगा, और टोटल इनकम से कुछ डिडक्शन माइनस कर देंगे, छूट देंगे आपको, वो माइनस करके टैक्सेबल इनकम, और उस पर टैक्स भरोगे। 5 हेड में सबसे पहले जो हेड आएगा ऑब्वियसली सैलरी हेड आएगा, और सैलरी जो अगर है ना, अगर कोई सैलरी अर्न करने में चोरी नहीं कर सकता, उनको टैक्स प्रॉपर्ली भरना ही पड़ेगा। क्योंकि उनका तो टैक्स, उनको सैलरी क्या मिला सब कुछ तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल जाएगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयर पे किए, एम्प्लॉयर भी तो एक्सपेंसेस दिखाने के लिए सैलरी पे किए, वो अपना फाइनल अकाउंट करेगा तो एक्सपेंसेस दिखाएगा, वो तो गलत नहीं दिखा सकता है। यस, नेक्स्ट
हाउस प्रॉपर्टी ओनर जो हाउस से कुछ अर्न कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगर किसी पर्सन का बिजनेस है और प्रोफेशन है, प्रोफेशन में सर्टिफाइड प्रोफेशन बोले, रजिस्टर्ड सर्टिफाइड पर्सन होगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं माना जाएगा। उससे कुछ अर्न हो रहे हैं तो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स बेच के कुछ गेन हो गया तो उसको कैपिटल गेन में दिखाओगे। और ये 4 हेड छोड़ के जितना कुछ भी और सोर्सेस हो जाए वो सबको कहाँ डाल दोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चाहे ब्रोकरेज मिले, LIC में आपको LIC का आप एजेंट हो, कमीशन मिला है ना, तो भी आ जाएगा। फिर आपका बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, लॉटरी विन किए, बेटिंग से इनकम किए, या कुछ भी इनकम बाकी अर्न कर रहे हो वो सब इनकम, बुक लिखे रॉयल्टी मिला, ठीक है ना। तो ये सारा इनकम किससे आ जाएगा? आपका गाड़ी था, वो गाड़ी कुछ दिन के लिए आपका पर्सनल यूज होता था, लेकिन कुछ दिन के लिए एक आदमी बोला आपका गाड़ी दीजिए ना 5 दिन के लिए, मेरा ये रिलेटिव को लेके जाना है और फिर लेके आना है। तो बोला ठीक है भाई रख लो, और ड्राइवर का खर्चा तेल ये सब दे देना और हमको भी कुछ दे देना, कुछ इनकम हो गया ना। तो उसको क्या बिजनेस थोड़ी दिखा पाएंगे, वो मेरा बिजनेस थोड़ी है। हाँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस तो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट तो मेरा बिजनेस, वो तो रजिस्टर्ड है, वो तो बिजनेस में आ जाएगा। लेकिन अदर सोर्सेस में तो बाकी सारा हेड को अदर सोर्स में डाल दोगे, और ये सब हेड जब इनकम मिल जाएगा, एक एक हेड का डिटेल्स कैलकुलेशन आगे चैप्टर वाइज सीखेंगे। जब मिल जाएगा ये सारा हेड तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जब मिल जाएगा सारा हेड, एक मिनट, जब सारा हेड मिल जाएगा तो फाइंड करेंगे, ये रे क्या हो रहा है बार बार। जब मिल जाएगा टोटल हेड्स ऑफ इनकम तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस और नेट इनकम फाइंड करेंगे। 5 हेड्स जोड़ लोगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। फिर उससे डिडक्शन चैप्टर 6 से मिलेगा। 80C से लेके 80U, बहुत सारे 80C, C से D, 80D एंड सो ऑन, G से लेके U तक बहुत सारे डिडक्शंस मिलेगा, वो लेस कर देंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। और अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 में इसको फिर राउंड अप कर लोगे और उसके लिए सेक्शन लगा देना 288। एक एक चैप्टर जब सीखेंगे उसमें डिटेल सेक्शन आएगा बहुत सारे। बट फिलहाल ये तो है आपका टैक्सेबल इनकम आ गया या नेट टोटल इनकम आ गया। और इसी इनकम पे टैक्स पे करोगे। टैक्स के लिए रेट ऑफ टैक्स चाहिए आपको सीखना। तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? रेट ऑफ टैक्स असेसमेंट या 24-25, इसके लिए रेट ऑफ टैक्स। इसमें 2 रिजिम होता है, तो ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम। दोनों में से जो आपको बेनिफिट आपको देगा उससे ही आप रिटर्न भरोगे, ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसके हिसाब से होगा। आपको अगर बोल आप अप्लाई किए हमको ओल्ड रिजिम चाहिए तो फिर उसके बाद वो अप्रूव कर देगा तो ओल्ड के हिसाब से भरना पड़ेगा, न्यू तो न्यू के हिसाब से भरना पड़ेगा। ओल्ड रिजिम में रेट ऑफ टैक्स के लिए 3 देखते हैं। एक तो 60 ईयर्स एज है, इससे बिलो एज है, नॉट 60, बिलो 60 ईयर्स। कोई भी पर्सन हो, चाहे मिस्टर हो या मिसेस हो, मतलब लेडीज जेंटलमैन दोनों के लिए किया, 60 से बिलो है तो अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उसके लिए किसी को टैक्स नहीं देना होगा, नील। लेकिन 250 से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे रेट ऑफ टैक्स बढ़ते जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। तो 250 से 5 लाख हो गया, 5% है। 5 लाख से भी ज्यादा हो गया, अप टू 10 लाख इनकम अर्न करोगे तो 5 से जितना ज्यादा उस पर 20% देना होगा। और 10 लाख से भी ज्यादा हो गया तो 10 लाख से जो एक्स्ट्रा इनकम होगा उस पर 30% टैक्स पे करोगे। तो ये था बेसिक स्लैब टैक्स स्लैब। इन अगर आपका एज नॉर्मल है 60 से बिलो। अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गए, 60 और अबव हो गया लेकिन 80 से लेस, तो आपके लिए 3 लाख तक नील हो जाएगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इसके बाद 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से अबव 30। तो ऊपर जो था वही है, सिर्फ फर्स्ट स्लैब में चेंज हो गया, तो 50 की जगह 3 हो गया, ठीक है, और 3 से 5 हो गया। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन 80 और अबव, तो आपके लिए 5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 10 अबव 6 लाख 10 लाख तक 20% पे करोगे, और 10 से अबव हो गया तो 30% टैक्स पे करोगे। और अगर आपका इनकम में जो 5 एड जोड़े थे उसमें कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिसमें सेपरेट टैक्स रेट बता दिया टैक्स अथॉरिटी कि इसके लिए ये टैक्स ही आपको देना पड़ेगा, वो स्लैब से बाहर रखो, उस पर टैक्स फाइन करो, इसके बाद स्लैब लगाओ, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या इनकम में स्पेसिफिक इसमें है कुछ हम लिखे, जनरली इसके अंदर ही दे देता है क्वेश्चन में। तो पहले तो कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेम शो, रियलिटी शो, इससे जितना भी कमाओगे, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, इससे जो कमाओगे उस पर कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 30% आपको टैक्स देना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लिस्टेड शेयर छोड़ के तो उसमें उसमें आपको 20% टैक्स देना होगा।
और अगर लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म है तो लेकिन आपका इनकम 1 लाख से ज्यादा लिस्टेड शेयर से गेन हो गया, तो अगर अबव है तो उसमें 10% देना होगा। इसका रूल्स हम लोग आगे कैपिटल गेन में सीखेंगे। और लास्ट हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर से, तो इसमें आपको 15% देना होगा। और शॉर्ट टर्म अगर कुछ अदर से वो स्लैब में आएगा, वो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आना? तो आपका इनकम है, अगर स्पेसिफिक इस तरह कुछ इनकम है उस पर पहले कर लो, और टोटल इनकम से इस इनकम को माइनस कर दो, बैलेंस इनकम में वो स्लैब फॉलो करोगे। बोलो समझ में आया? आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है? वो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर कैलकुलेशन भी करेंगे। आगे बढ़ते, तो अब इसमें अगर न्यू रिजिम फॉलो हो रहा है, न्यू रिजिम फॉलो हो रहा है, तो इसमें टैक्स रेट क्या हो गया ना, अप टू 3 लाख आपको टैक्स नहीं देना है, 3 से ज्यादा 6 लाख तक 5% देना है, 6 से अब 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ज्यादा हो गया 15 लाख से अब हो गया तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। ठीक है? तो आज हम लोग इतना सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ओल्ड रिजिम का सीखेंगे डिटेल से, एक एक हेड्स में कैलकुलेशन जब पूरा हो जाएगा ना, तभी आप न्यू रिजिम कर पाओगे। क्योंकि कौन सा डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिलता है लेकिन न्यू के लिए नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, है ना? इसीलिए वो पहले ओल्ड रिजिम सीखेंगे, इसके बाद न्यू रिजिम। सिर्फ अभी रेट ऑफ टैक्स हम बता दिए। ओके, तो आज का क्लास इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।